जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड टॉपर स्टॉक में। और आज के जो टॉपर्स हैं आपके सामने ये हैं सौरभ प्रजापति। और इन्होंने अभी रिसेंट में जो दिसंबर 2023 में रिजल्ट आया है 2024 में, तो इन्होंने इसमें जीआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इनका जो है हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया। धन्यवाद सर, आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। थैंक यू। सौरभ जी, हमें जो है थोड़ा सा अपना परिचय बताइए कि आपने कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। जी सर, मैं सौरभ प्रजापति, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। मैंने अपने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अपने होम टाउन से ही की है। उसके बाद मैंने 2019 में बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया। उसके बाद एमए ज्योग्राफी में अवध यूनिवर्सिटी से मैंने 2021 में उत्तीर्ण किया। जैसा कि इलाहाबाद आने वाले हर बच्चे का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खासकर पढ़ने वाले हर बच्चे का सपना होता है सिविल सर्विसेज में जाने का। बिल्कुल। उसी तरह से मैंने भी सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया, 1-2 अटेम्प्ट दिया। फिर उसके बाद मेरा रुझान आपके सिलेक्शन को देख के ही, आपकी तैयारियों को देख के ही फिर मेरा रुझान यूजीसी नेट की तरफ हुआ। मैंने एग्ज़ाम दिए, लगातार 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नेट हुआ। किसी तरह से जीआरएफ उत्तीर्ण नहीं हो पाया। इस बार चौथे में मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने लगातार जो है 3 बार जो है अटेम्प्ट किया और 3 बार आपको नेट क्वालिफाई किया, चौथी बार में आपका जीआरएफ हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपने कि लगातार आप जो है जीआरएफ के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आप लगे रहे तो ये सफलता आपको मिली। बिल्कुल सही कहा जाता है कि आप अगर लगातार किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं तो वहाँ पर आपका सफल होना एकदम तय हो जाता है। तो सौरभ जी, हमें बताइए कि जैसे कि होता क्या है कि जब आपने जीआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कैसे आपने जो है मैनेज किया, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, यानी सोर्स आपका क्या रहा है जो आपने जो है इतने अच्छे नंबर से इस बार जीआरएफ क्वालिफाई किया। जी सर, सबसे पहले मैंने तो सिलेबस डाउनलोड किया। बिल्कुल। उस सिलेबस को थॉरोली मैंने स्टडी किया, एक टॉपिक को देखा, फिर उसके रेफरेंस बुक्स को मैंने देखा, सोर्स उसका स्टडी किया कि कहाँ से लेना चाहिए, एक टॉपिक को कहाँ से स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ उसके स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो किए। बिल्कुल। जैसे कि फिजिकल जो पोर्शन होता है हम लोगों का, उसमें जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जियोमॉर्फोलॉजी जो पोर्शन होता है, क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन होता है, एनवायरनमेंट होता है, ओशियानोग्राफी होता है। इसके लिए प्रोफेसर सेवन सिंह से अच्छा मेरी समझ से तो कोई बुक अभी तक नहीं हम लोगों को समझ में आई, उसी का मैंने भी स्टडी किया। बिल्कुल। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने जैसा कि एकेडमिक में जो स्टडी किया था उसी को मैंने कंटिन्यू किया, एस.टी. मौर्य सर की किताब। बिल्कुल। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने खुल्लर सर की बुक पढ़ी। उसके बाद माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ी मैंने। बिल्कुल जी। उसके बाद फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सैफ अली मैम, ज्ञान अड्डा बाई सैफ अली मैम यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने स्टडी किया। और रीजनिंग और मैथ, जैसे कि मैथ मेरा बैकग्राउंड था हाई स्कूल इंटर में, तो इसलिए उसमें मुझे तकलीफ नहीं हुई, तो उसका मैंने खुद से स्टडी किया था। बिल्कुल। और आपने जो है कोई इसके दौरान, एग्ज़ाम के दौरान या अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो है, कहने का मतलब ये कि आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे या आप जो है ऐसे बुक से पढ़े थे? नहीं, शुरुआत में मैंने कोई नोट्स वैसे नहीं बनाया था। एक पहले अटेम्प्ट मेरा सिविल सर्विस की तैयारी चल रही थी, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। बिल्कुल। तो उसी की तैयारी को मैंने मद्देनजर रखते हुए, उसी से देखते हुए मैंने चला गया था पहला अटेम्प्ट देने। वैसे ही बिल्कुल तैयारी कोई खास नहीं थी, लेकिन नेट हो गया था। बिल्कुल। फिर आगे मैंने कंटिन्यू जब सोचा कि इसको थोड़ा सीरियस लिया जाए, तब फिर मैंने आपका चैनल उसमें स्टार्ट हो गया था। फिर वहाँ से मैंने हर टॉपिक से नोट्स बनाए, स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी थी, फिर और अच्छे से पढ़ा। फिर एक टॉपिक का जो नोट्स बन गया, फिर उसको फिर हमने स्टडी किया। फिर बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी यूनिट्स हैं उसके बराबर अगर आपके पास नोट्स होते हैं तो आपको एग्जाम के पहले, एग्जाम के टाइम जो है वो रिवीजन करने में काफ़ी मदद करते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आपने कहाँ तक लगाया था, कितने साल तक का लगभग आपने साल किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैंने किया था, ज़्यादा तो नहीं कर पाया था, लेकिन मिनिमम 5 ईयर का मैंने किया था। मिनिमम 5 ईयर का आपने जो है प्रीवियस ईयर अच्छे से, फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर का, दोनों? जी पूरा लाया था मैंने बुकलेट, उसको सॉल्व किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ जी, हमें बताइए कि जैसे आप लगातार जो है देखा जाए तो 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं यूजीसी नेट का। अगर 4 अटेम्प्ट में एक साल में 2 बार हुआ तो लगभग 2 साल हो गया। तो 3 बार आप लगातार नेट हुए, चौथी बार में आपका जीआरएफ था। तो क्या ऐसी कमी आपको लगी कि हम लगातार 3 बार नेट हुए, जीआरएफ नहीं हो पाया था, और इस बार आपने क्या इम्प्रूव किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जी, उसके बारे में ही बताना चाहूँगा। तो मेरा जो जीआरएफ रुक रहा था, तो मैंने जो उसका एनालिसिस किया तो उसमें यही पाया कि
कि मैं कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देता था, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होते थे। बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो मैं सही करता था, लेकिन कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कुछ कभी कभी विंड्स हो जाती थी, कहाँ की है लोकेशन में जल्दी में गलत कर देता था। बिल्कुल। तो जल्दबाजी का फिर मैंने उसको थोड़ा सा सोचा कि इसको स्लोली पेपर सॉल्व किया जाए, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैंने जब पेपर दिया था तो मैं 45 मिनट पहले पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ गया था आराम से। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे मैंने उसको सुधारने की कोशिश की थी। जब 3 घंटे टाइम दे रहा है यूजीसी आपको, तो उसको फिर उसी प्रोसेस में हल करना चाहिए, स्लोली करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करके करना चाहिए, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होती। मुझे भी वो काफ़ी हेल्प की। यानी आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ थी उसको आपने जो है आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया, और इसी का परिणाम रहा है कि जो है आपका ये JRF हुआ। सर हमें ये बताइए कि ये जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर हम देख रहे हैं कि JRF करने में काफ़ी रोल प्ले करता है। तो इस कॉमन पेपर में आपके कितने क्वेश्चन थे इस बार? इस बार मेरे 33 क्वेश्चन में सही हुए थे। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब मैंने था तब 32 क्वेश्चन सही हुए थे। उसके बाद सेकंड में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए थे। थर्ड टाइम में मेरा जो हुआ था तो उसमें 29 क्वेश्चन ही सही हुआ था, जिसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन से लास्ट टाइम रुका था। 97 क्वेश्चन टोटल थे, एक क्वेश्चन मेरा JRF नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने उसको और उसमें मेहनत की, थोड़ा सा और सोर्सेज का सहारा लिया। इस बार मेरा 33 क्वेश्चन था। यानी आपने जो है लगातार अपने जो है फर्स्ट पेपर में भी इम्प्रूवमेंट की है। इस बार मैंने काफ़ी मेहनत उस पर की। उस पर काफ़ी मेहनत की है, तो ये दिख रहा है बिल्कुल आपका 33 क्वेश्चन सही है। तो ये अमूमन कई स्टूडेंट का मैंने देखा, कई स्टूडेंट से जो बात की जिनका JRF रुका हुआ है 1-2 क्वेश्चन से, उनका फर्स्ट पेपर में यानी जो कॉमन पेपर है उसमें काफ़ी कम मार्क्स आए हुए, इसलिए जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जो है सब्जेक्ट के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप UGC दे रहे हैं तो उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर का बहुत बड़ा रोल हो रहा है, क्योंकि इस बार का पेपर देखा गया था इतना जो है कट ऑफ आप देख सकते हैं कि कम गया है। तो फर्स्ट पेपर काफ़ी लोगों को काफ़ी क्या किया है, हेल्प किया है। सर हमें ये बताइए कि अब जैसे परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में हो रही है, तो काफ़ी बच्चे अगर देखा जाए तो उसमें से मैंने बात किया 15-20 बच्चे ऐसे थे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, उनको ये समस्या हुई कि वो पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, यानी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। उनका लास्ट में जो है 15-20 क्वेश्चन रह जाता था, तो उनको ऐसे ही रैंडमली ABCD मारना पड़ा। आपने कैसे मैनेजमेंट किया था? क्या कोई प्रैक्टिस वगैरह की या कुछ कैसे मैनेज किया था आपने? प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होती है। आप उसके पहले अगर 2-4-10 बार अगर जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही पड़ता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था, 2-4 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन वहाँ पे अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे जो लगा, पेपर हाल में जब बैठे हों तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हो, सबसे पहले जैसे होता है कि मैं पेपर फर्स्ट नहीं हल करता हूँ। बिल्कुल। मैं अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी हल करता हूँ, क्योंकि वो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, वो जल्दी होता है। तो मैं जब हल करता हूँ तो जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं उसको मैंने हल किया, उससे आगे बढ़ गया। जो फंस रहा है जिस क्वेश्चन उसको मैंने छोड़ा, आगे बढ़ गया। फिर करते हुए पूरा जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, फिर रिविजिट करके मैं वो टफ क्वेश्चन फिर हल करता हूँ। बिल्कुल। तो उससे ये होता है मेरा टाइम बच जाता है, मेरा फालतू टाइम नहीं जाता है। तो ये टाइम आपको लास्ट में आपको काम देता है। फर्स्ट पेपर करते समय आपको जैसे क्या हुआ कि पिछले 2-3 बार से DI काफ़ी टफ आ रहा था, इस बार तो ईजी था, लेकिन लोग क्या करते हैं शुरुआत में ही DI आ जाता है, उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल। लेंदी है वो फंस जाएगा, उस पर कोई फायदा नहीं है। अगर आपको एक बार आप नजर गई, ईजी लगा करिए, नहीं छोड़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद लास्ट में आप पैसेज और DI करिए, उसमें टाइम टेकिंग है, तो वो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यानी जो टफ क्वेश्चन है उसको, उससे आपको ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे आप 10 मिनट 15 मिनट लगा रहे हैं, नहीं कोई फायदा नहीं। उससे आपको कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि जो आपको आ रहा है अच्छे से उसको आप कीजिए, बाकी को आप क्या कीजिए, स्किप करते रहिए। तो वो क्या है कि लास्ट में उसको आप क्या कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। सही कहा आपने। और ये हम देखे हैं कि कई स्टूडेंट जो ये पैसेज का जो मामला था कि इस बार तो पैसेज जो हमने देखा है, जो भी आंसर किया है, तो पैसेज इस बार इजी था थोड़ा सा। तो पैसेज में जो है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्क्रॉलिंग करने में, उसको आपने कैसे हैंडल किया था? पैसेज स्क्रॉलिंग करने में सर वो आपको पूरा देखना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा कि पैसेज में लास्ट में करता हूँ, जब मेरे पास टाइम पर्याप्त लगभग आधे घंटे टाइम बचा रहता है। बिल्कुल। इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ पैसेज के लिए मेरे आधे घंटे से कम टाइम ना बचे। बिल्कुल। वहाँ से आपको आसानी हो जाती है, आप आराम से देख के 1 से 2 बार देख के उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहाँ से अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो चांस हो जाता है कि आपका लगभग क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और सही हुआ तो वो लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं टोटल। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि पैसेज के लिए, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए दोनों पेपर में तो आपके पास लगभग 15 क्वेश्चन पैसेज से ही आते हैं। तो पैसेज का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है, अब देखा जा रहा है कि इस बार भी देखा गया है कि 15 क्वेश्चन आपके क्या थे, आपके पैसेज के ही थे। सौरभ भाई क्या कैसा फील कर रहे हैं आप? JRF में 3 बार लगातार नेट हुआ है, तो कैसा माहौल है घर पे आपके? घर पे तो सब बहुत खुश हैं, ननिहाल में भी काफ़ी खुश हैं, हमारे दोस्त जितने भी हैं सब बहुत खुश हैं। बधाई सब लोगों ने दिया मुझे, फ़ोन भी आया काफ़ी।
किसी का नाम लेना चाहेंगे अपने दोस्तों का जो आपके जीवन में सबसे अहम रोल प्ले किए हुए इस मुकाम पे पहुंचने में? क्या आपको लगता है कि दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में? जी, बहुत ज़रूरी होते हैं। जब तक आप प्रारंभिक शिक्षा घर से ग्रहण करें तब तक आपके भावक हैं साथ में, लेकिन जब आप बाहर आते हैं कहीं तो फिर आपके दोस्त ही आपका सब कुछ हो जाते हैं। वो आपको ज़्यादा कुछ आपको सुझाव देते हैं, आपकी कमियों में आपको सुझाव देंगे, आपके दुख में आपको डिप्रेशन हो रहा है या फिर कहीं आपको कुछ कम समझ में आ रहा है तो आपको हर जगह आपको सपोर्ट करते हैं। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे 2 क्लोज फ्रेंड जो कि मेरे साथ ही पढ़ते थे ग्रेजुएशन से ही, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आए। फर्स्ट दिन जब मैंने क्लास किया यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट दिन आप ही हमसे मिले थे। एक दोस्त मेरा और मेरा रूम पार्टनर ही उस समय था, वो तो इस समय पीएचडी कर रहा है। बिल्कुल, आप भी पीएचडी कर रहे हैं। तो उन दोनों ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत साथ दिया, अभी भी बहुत साथ दिया। बिल्कुल सही कहा कि किसी की भी जीवन में जो है अगर देखा जाए तो दोस्त का जो है क्या होता है, मित्रों का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ये आप भी देखते होंगे अपने सोसाइटी में। सौरभ, हमें ये बताइए कि जैसे कोई नया स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहता है तो उसको जो है कैसे शुरुआत करनी चाहिए थी? सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको पूरा स्टडी आप करिए कि उसके टॉपिक्स क्या हैं, फिर इसके रेफरेंस बुक मुझे कहाँ से है उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपने चैनल आपने भी बताया रेफरेंस बुक, वहाँ से देखिए क्या क्या बुक हैं। उसमें से कुछ बुक्स अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी जगह से आपने अच्छे से स्टडी किया है बीए में तो आप लगभग चीज़ें पढ़े रहेंगे। फिर उसको क्या करना है, आपको पॉलिशिंग करनी है उससे। आपको उसमें देखना है क्या आपको उसमें से छोड़ना है, क्या पढ़ना है, उसको फॉलो करिए। वहाँ से हर टॉपिक पढ़ डालिए। कुछ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो आप पीवाईक्यू देख के जान जाएंगे। वहाँ से देखिए, और ये नहीं कि आप ऊपर पढ़ के निकल जाइए। ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब की बार जैसे आप पेपर का पैटर्न देखेंगे तो कोई भी सिद्धांत की मान्यताओं से आपका क्वेश्चन पूछा है, उनके बैकग्राउंड से पूछा, ये नहीं कि ये चीज़ें कैसे हो गई, नॉर्मली नहीं पूछा क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आपको अच्छे से स्टडी करना, हर टॉपिक आप स्टडी करेंगे। वो आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं, कोचिंगों का भी सहारा ले सकते हैं। कोचिंगों का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें। आपको एक गाइडेंस देखिए, बस उसके बाद खुद से स्टडी करेंगे, वो आपको हेल्पफुल काफ़ी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको रेफरेंस बुक लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। सर, हमें ये बताइए कि जैसे अब जो पेपर अगर हमने भी एनालिसिस किया है कि कई सालों का जो ट्रेंड देखा जा रहा है तो लगातार जो यूजीसी है एनटीए वो अपना जो ट्रेंड है वो अपग्रेड कर रहा है। जैसे पहले 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, तो जो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है जिसमें कुछ करंट के भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो आप जो है आपको क्या लगता है कि कुछ इसमें करंट के मुद्दे पढ़ने जरूरी हैं कुछ टॉपिक से रिलेटेड? जी, बिल्कुल। थोड़ा बहुत आपको उसमें होगा ही, करंट रहेंगे तो उससे अपडेट रहेंगे। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, क्वेश्चन वहीं रहेगा, लेकिन आप जो करंट से अपडेट होगा तो उसमें एक आध विकल्प ऐसा बनेगा जो आपको वहाँ से एडजस्ट करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे याद आ रहा है इस बार एक क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग पे, तो उसका जो क्वेश्चन था उसमें अप्लाइड करना पड़ता था उसको आप ही, तो आप वो अप्लाई करके ही कर पाएंगे क्वेश्चन। नहीं तो कहीं किसी कोचिंग से या किसी स्टडी मटेरियल में कहीं से भी मिल जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। उसको अप्लाई करेंगे आप, थोड़ा सा उसको देखेंगे पूछ क्या रहा है तो वहाँ से होगा वो क्वेश्चन। ऐसे में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, सीधा नहीं पूछेगा। ऑनलाइन की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको थोड़ा सा जो आपके टॉपिक से, चाहे आपके माइग्रेशन की बात करें या माइग्रेशन पे भी हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट आती है, यूएनओ की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की भी रिपोर्ट आती है, एग्रीकल्चर डेटा की रिपोर्ट आती है। तो ये सारी रिपोर्ट को आपको लगातार आप नेट से निकालें या कोई भी मैगजीन लेकर आप थोड़ा बहुत क्या करते रहें, स्टडी करते रहें, क्योंकि ये किसी ना आपको किताब में मिलने वाला है ना तो आपको कोई कोचिंग जो है डेटा देने वाला है। सर, हमें ये बताइए कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप अगर 4 बार दिए हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके हिसाब से अगर कोई नया स्टूडेंट जैसे अभी शुरुआत करना चाहे तो यूजी में हो कि मुझे देना ही है यूजीसी, तो जो ये एनसीईआरटी का जो एक फैक्टर है तो उसको आप सजेस्ट कितना करेंगे कि उसको एक बार एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए कि नहीं कवर करनी चाहिए? एनसीईआरटी आपको देखिए थारोली तो एक बार पढ़ना ही चाहिए, उससे काफ़ी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके साथ ही आपको एकेडमिक्स ही अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। नहीं कि आपको पेपर जब आ रहा है तो आप कोई सोर्स ले लिए ऐसा कि वहाँ से पढ़ के आप गए पेपर दे दिया। आप एकेडमिक नंबर उससे हो सकता है पा जाए, बिल्कुल, लेकिन फिर आगे आपको हेल्पफुल नहीं होगा। आप एकेडमिक अच्छे से किए हैं, वहाँ की क्लासेस अच्छे से अटेंड किए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आप होता है कि बच्चों का होता है कि प्रैक्टिकल का जो होता है पोर्शन वो काफ़ी छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है आपको 1-2 यूनिट जो है हम लोगों के यूजीसी नेट के सिलेबस में वहाँ से आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। अगर उसको आप अच्छे वे में किए हैं वहाँ से अटेंड तो आपको ईजी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बाद में आप खुद सोचेंगे बुक से पढ़ लें तो आपको नहीं समझ में आएगी, दिक्कत होंगी, मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो कोई फायदा नहीं। आप क्लास करते रहिए, आप एकेडमिक बैकग्राउंड से आप मजबूती किए रहेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा।
बिल्कुल सही कहा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप देखें तो एनसीईआरटी जो अभी बिगिनर्स हैं यानी जो शुरुआत कर रहे हैं एडिशनल डीआरएफ के बारे में, उनको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करता हूँ ये चीज़ आपको। और जैसा कि सौरभ जी ने रिकमेंड किया आपको कि इनके पास एक अनुभव है 4 बार का, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सर ये बताइए कि आप जो है कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो वैसे मैंने कोई नहीं चलाता, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सिर्फ यूज़ करता हूँ, बिल्कुल। जो कि बहुत रेयरली विजिट करने के लिए, कि मतलब वही है कि जैसे कहीं से आप मैं किसी चैनल से जुड़ा हूँ तो वहाँ से नोट्स वगैरह देखने के लिए, न्यूज़पेपर वगैरह देखने के लिए, बस इतना है। बस व्हाट्सएप में फैमिली से बात करने के लिए या फिर कोई जैसे कोई चैनल है वहाँ से जानकारी करने के लिए, बस इतना है। इतना ही आप फिर सोशल मीडिया पे उपयोग करते रहते हैं। सही कहा आपने कि सोशल मीडिया का आपको उतना ही उपयोग करना चाहिए जो कि आपके लिए क्या है, काफ़ी यूजफुल है। नहीं तो आप जो है अगर सोशल मीडिया का इससे ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपको क्या होने वाली है, उसका फ़ायदे की जगह पर आपको क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि जो है किसको श्रेय देना चाहेंगे, अगर आपकी बात किया जाए कि जेआरएफ आपका हुआ है तो देखा जाए एक तरीके से, तो किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय देने की बात है तो सबसे पहले अभाव, मेरे माता पिता, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। मेरे रूममेट्स जो मेरे भाई और मेरे बहन मेरे साथ में रहते हैं, उन लोगों का भी सकारात्मक माहौल बनाने में बहुत साथ रहा है। मेरे साथी खासकर जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, नीतीश मौर्य, आप, कुंवर चंद वर्मा जी, इन लोगों का काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला। जैसे पिछले 3 बार मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था तो उस समय भी थोड़ा सा होता है, दुख होता है जब रिजल्ट आता है। बिल्कुल। तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को श्रेय देना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः जो है हमारे चैनल की तरफ से, एडिशनल डीआरएफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप जो है अपने विचारों को हमारे जो है चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो आप बिल्कुल इनको सुन सकते हैं और इनके विचारों को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, कभी भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने उदाहरण है कि इन्होंने लगातार जो है 4 बार दिया है, यानी 3 बार ये लगातार नेट हुए हैं। एक क्वेश्चन से इन्होंने बताया कि एक बार इनका पिछले अटेम्प्ट में रुका था, और इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार जो है हम लोगों के मार्गदर्शन में बने रहे और खूब इन्होंने अच्छे से मेहनत की। सब कुछ देखा जाए तो इन्हीं की मेहनत का ये रिजल्ट है। तो आप लोग भी अगर किसी का ऐसा कुछ रुक रहा है 1-2 नंबर से जेआरएफ, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसकी ज़रूरत है कि आप जो है दुगनी मेहनत के साथ, दुगने उत्साह के साथ, बिना निराश हुए, बिना डरे हुए जो है आपको लगे रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।